नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा भी इस वक्त न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मौजूद है। इस वक्त न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, आज जो हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। पहली आज की सुर्खी जो रहेगी, जिसको विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल को ढेर कर दिया है और ये हाफिज सईद का राइट हैंड माना जा रहा था, जिसने जम्मू कश्मीर में कई साजिशें रची। उसे फिलहाल पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको बता दें, आगे बढ़ेंगे जहाँ पर मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कत्ल के बाद बात करेंगे। बीजेपी आज जिला अध्यक्षों की घोषणा जो है वो यूपी में कर सकती है। इसको लेकर तमाम सियासी नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे और ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर आज सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे जो बिहार से है, जहां पर बिहार के बाद एमपी में भी एक पुलिस टीम पर हमला हुआ है। कल बिहार पर हमला हुआ था, वो खबर भी हमने आपको बताई थी, एक एएसआई की मौत हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर से एमपी से इसी तरह की खबर आ रही है। विस्तार से आपको बताएंगे। बिल्कुल, इसके बाद आगे बढ़ेंगे जहां पर बात करेंगे हम लोग दिल्ली को लेकर, और दिल्ली में आज अहम मीटिंग है। और आपको बता दें, जितने भी खुफिया प्रमुख हैं उन सभी की ये मीटिंग भारत में होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता जो है अजीत डोभाल करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ बड़ी सुर्खियां हैं जिनको एक एक करके बताएंगे। एक बड़ी खबर है पंजाब से, जहां पर आप सरकार के आज 3 साल पूरे हो चुके हैं और 3 साल के इस अवसर पर आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, वो दोनों आज संयुक्त रूप से गोल्डन टेम्पल जाएंगे। आज वहां पर आशीर्वाद लेंगे और पंजाब में कैसे सरकार को सही दिशा में लेना है उसको लेकर भी विचार विमर्श आज होना है। आज की पहली बड़ी खबर जिससे हम शुरुआत करेंगे, आज एक बड़े आतंकी को मारा गया है। लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकवादी ढेर कर दिया गया है। अबू कताल को पाकिस्तान में गोली मार दी गई है, जिससे उसकी मौत हो गई है और यह हाफिज सईद का करीबी माना जाता था, राइट हैंड माना जाता था, जिसने भारत को चक्रव्यूह में फंसाने का एक बहुत बड़ा रोल निभाया। बिल्कुल, आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अबू कताल सिंधी मारा गया है और ये हाफिज सईद का काफी करीबी बताया जा रहा था। और रियासी हमला जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। आपको बता दें, कल रात अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी है और लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी ढेर हो गया है। यानी कि अबू कताल को पाकिस्तान में अज्ञात लोगों ने गोली मारी है और यहाँ पर बड़े हमलों का मास्टरमाइंड अबू कताल अब नहीं रहा। 2024 में साल की शुरुआत में ही जब रियासी में एक बड़ा हमला हुआ था, शिवखोड़ी से लौट रहे लोग या जो श्रद्धालु थे उनकी भरी बस आ रही थी, उस बस पर हमला हुआ था जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी और उसमें भी इसका बड़ा हाथ था। मोस्ट वांटेड अबू कताल ढेर कर दिया है। देखिए जरा उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या कर दी गई है। बिल्कुल, यहाँ पर अबू कताल को लेकर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में कल रात अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। पीओके के झेलम में हत्या कर दी गई है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मानी जा रही है। बिल्कुल, अज्ञात हमलावरों ने अबू कताल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पीओके में बैठकर जम्मू कश्मीर में लगातार हमले करवा रहा था, वहीं से साजिशें रच रहा था और उसमें उसको कामयाबी भी मिल रही थी। और कश्मीर में कई आतंकी हमलों में अबू कताल जो है वो शामिल था, मोस्ट वांटेड आतंकी। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जा रहा है। बिल्कुल, रियासी में जो बस पर हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड था अबू कताल। 9 जून को रियासी में यह हमला हुआ था जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। ये एक बड़ा हमला था जिसमें उसी का हाथ माना जा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इसकी लंबे समय से तलाश थी और आज ये खुशखबरी भारत के लिए मानी जा सकती है, जहां पर मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल को मार गिराया गया है। न सिर्फ रियासी में, उससे पहले 2023 में राजौरी के अंदर एक बड़ा हमला हुआ था, उसमें भी अबू कताल का हाथ था, उसकी रची हुई साजिश थी, उसका बुना हुआ जाल था और उसमें कई बार जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को या फिर सुरक्षा बलों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी है, शहादत भी देनी पड़ी है। हमारे पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अबू कातिल जो नेफ्यू है, जो भतीजा है हाफिज सईद का, एलईटी चीफ का, वो अननोन गनमैन ने उसको मार दिया है और शायद हाफिज सईद भी जख्मी है। अबू कातिल जो है वो वांटेड टेररिस्ट था भारत का
और वो इन्वॉल्व था सिविलियन किलिंग में रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो शिव खोड़ी से यात्री आ रहे थे। अबू कातिल इन्फिल्ट्रेशन कराने में भी रजौरी पुंछ में काम करता था और वहां हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। आप फिक्र ना करें, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का हाथ नहीं है। गनमैन को हमारा डबल सैल्यूट, व भारत के लोग हमेशा उनके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बड़ा दावा किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से लश्कर चीफ हाफिज सईद के मारे जाने की खबर भी आ रही है। देखिए, इस बीच एक बड़ा यूटर्न लाहौर के झेलम में हाफिज पर हमला हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आ रही है। अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रूपाली, ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हम उसके राइट हैंड की बात कर रहे थे, लेकिन अब उसके मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर हाफिज सईद भी इस निशाने पर आया है तो ये अपने आप में विश्व में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हाफिज सईद का फैलाया हुआ जाल, उसका फैलाया हुआ आतंक न सिर्फ भारत में या पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी उसका नेटवर्क नजर आता है। ये बड़ी सफलता हो सकती है रूपाली। बिल्कुल, इस गेम ओवर को लेकर अगर बात की जाए तो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि भारत का बड़ा दुश्मन हाफिज सईद भी ये कहा जा रहा है कि मारा जा चुका है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं है। और दो दुश्मन आज एक साथ जो है, उन दोनों का गेम ओवर हुआ है। अगर ऐसा है फिलहाल हाफिज सईद को लेकर, तो एक बड़ी सफलता भी है और एक बड़ी खुशखबरी भी भारत की एजेंसियों के लिए है, क्योंकि लश्कर चीफ हाफिज सईद की अगर बात की जाए तो मारे जाने की खबर सामने आ रही है। लाहौर के झेलम में हाफिज सईद पर हमला हुआ है, जहां पर अबू कताल की भी हत्या कर दी गई है अज्ञात हमलावरों द्वारा। और अब आधिकारिक तौर पर फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जैसा कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद भी उस अटैक के बाद जख्मी था, तो फिलहाल ये खबर है कि लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद मारा जा चुका है। There is a big news coming in from Pakistan. Unknown gunmen have attacked Hafiz Saeed and his accomplice Faisal Nadeem, who were traveling from Dina in Jhelum area of Punjab in Pakistan. Hafiz Saeed was grievously injured, that is what is being reported, and has been moved to Rawalpindi hospital, where sources are saying that he has succumbed to his injuries. His accomplice Faisal Nadeem has died on the spot, along with his driver. Now this is a very, very big news. Hafiz Saeed, the founder of Lashkar-e-Taiba and Jamaat ud-Dawa, is India's most wanted terrorist, who has been involved in all terror activities, not only in Jammu and Kashmir but also in India. His killing is a big jolt to the Pakistani establishment, not only to the Pakistani establishment but also to all the jihadis who are in Pakistan. This is a severe jolt to them, and this news is developing as of now. My sources are saying that 80% it is confirmed that Hafiz Saeed has succumbed to his injuries, and he was the one who was present in a Toyota pickup truck with his associate Faisal Nadeem. The unknown gunman had intercepted their vehicle, had opened fire on them, fired several bursts. I have posted photos of those incidents as well on my Twitter, and I am breaking this first from India, and my colleague and my friend Shabir Hussain Turi is the one who is breaking this first from Pakistan as of now. We are waiting for official confirmation. There is a ban on Pakistani media to report anything on this incident. They have completely gagged and banned them. All the roads leading to Rawalpindi hospital have been blocked. The city has been put literally under siege, and the identity, as per Pakistani sources, is that they are not giving the identity of the guy who is admitted in Rawalpindi, but independent sources are confirming as of now that Hafiz Saeed is the one who has been shot in Pakistan. Next few hours will be very crucial, and I will keep on bringing you the updates of as and when the development comes in. For now, signing off and reporting this.
इस हमले में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें एक अबू कताल है, लेकिन दूसरा कौन है उसकी पुष्टि अभी साफ नहीं हो पाई है। यह अंदेशा जताया जा रहा है कि हाफिज सईद ही ये दूसरा व्यक्ति हो सकता है। और फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ रशीद जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ, क्या जानकारी मिल पा रही है इस वक्त? देखिए, पहली बात है, हमला हुआ है और झेलम के इलाके के अंदर, और ये मैं जरा करेक्शन करता चलूं, पीओके का ये हिस्सा नहीं है, ये लाहौर प्रांत का हिस्सा है जो पंजाब पुलिस के अधीन आता है। और जहां पर पाकिस्तान आर्मी का एक कैंटोनमेंट बोर्ड या पाकिस्तान आर्मी की आप कह लीजिए बहुत बड़ी एक एस्टेब्लिशमेंट भी है, और मंगला कैंटोनमेंट इसको कहा जाता है। उस एरिया के आसपास ये अटैक हुआ है। और जो पहली खबर अबू कताल वाली आपने बताई, उसी अटैक में इस यानी हाफिज सईद के मारे जाने की भी खबरें पहले सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अभी तक आ रही थी। 4 से 5 अकाउंट्स को हमने वेरीफाई किया। पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं, वहां से कंफर्मेशन हुई कि अटैक हुआ। पहली बात तो कंफर्म। फिर दूसरी खबर हमने ये कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या अटैक उसी गाड़ी पर हुआ जिसमें हाफिज सईद को लेकर कहा जा रहा है कि वो मंगला कैंटोनमेंट में गया था, आर्मी से शायद किसी तरह की मीटिंग थी और उसके बाद मीटिंग से वापस लौट रहा था, उसके साथी और इंक्लूडिंग उसका ड्राइवर, यानी कुल मिलाकर 3 लोगों पर अटैक हुआ। कंफर्मेशन हुई 50-50। एक तरफ कहा गया कि हमला हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी अनकंफर्म्ड ये रिपोर्ट्स हैं। फिर तीसरी खबर जो हमने जानने की कोशिश की कि अबू कताल मारा गया या नहीं, आधिकारिक तौर पर उसकी जो है वो ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई है। लेकिन ये जो मैं अभी कह रहा हूं कि हाफिज सईद वाली जो बात है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अटैक में वो इंजर्ड हुआ है, और अभी थोड़ी देर पहले एक और अकाउंट है, 5 से 6 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडलर्स या जो यूजर्स हैं, वो लिख रहे हैं कि ये जो भतीजा था अबू कताल का, ये अपने चचा यानी हाफिज सईद के साथ मंगला कैंटोनमेंट से निकलता है। 2.5 किलोमीटर की दूरी पर इन पर अटैक होता है। मोटरसाइकिल पर सवार 3 से 4 लोग आते हैं और उसके बाद एक शख्स की, ये जो अबू कताल आपने बताया, उसकी मौत हो जाती है। बाकी 2 लोगों को वहां से CMH हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, जो यहाँ के जिस तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, इसी तरीके से वहां का एक बड़ा हॉस्पिटल है, कैंटोनमेंट बोर्ड के आसपास आता है। वहां इनको मंगला बाईपास से उठाकर ले गया और अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक और तस्वीर जारी हुई जिसमें 2 लोगों की डेथ कंफर्मेशन हुई। उन दोनों लोगों की आप कद काठी फिजिक देखेंगे तो पता चलता है हाफिज सईद नहीं है, एक अबू कताल है। एक लगता है कि अबू कताल या और हाफिज सईद को ले जाने वाला ड्राइवर। मतलब सिर्फ 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, एक अबू कताल और दूसरा जो व्यक्ति है उसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि वो कौन है, पहचान नहीं हो पाई। बिल्कुल पहचान नहीं हो पाई है, और जो फिजिक बता रही है वो लग रहा है उसका ड्राइवर या कोई उनका साथी था। लेकिन जो पहली रिपोर्ट है वो कंफर्म्ड है अबू कताल के मारे जाने की। और अभी जो 3-4 यूजर्स और जिनको हमने वेरीफाई किया, क्रॉस एग्जामिन किया, तो पता चला कि अबू कताल या जो इसका चाचा था हाफिज सईद, वो एक ही गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे, ये वहां से लिखा जा रहा। लेकिन जैसा आपने शुरुआत में रूपाली ने भी कहा कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, पाकिस्तानी रेंजर्स हो, मंगला कैंटोनमेंट यानी जो वहां की आर्मी है जिससे कहा जा रहा वो मीटिंग के बाद वापस आ रहा था, सिविल अथॉरिटीज हो, लाहौर पुलिस हो, इस्लामाबाद पुलिस, किसी ने भी ना खबर को डिनाई किया है ना ये कहा है कि मारा गया। तो इसलिए ऑफिशियल कंफर्मेशन का थोड़ा इंतजार करना। लेकिन आसिफ, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अबू कताल को मार गिराया गया है, दूसरा जो व्यक्ति है, फिलहाल कुछ जगहों पर यह लिखा जा रहा है ये ड्राइवर ही है, लेकिन तीसरा जो घायल था, कहा गया कि उसे रावलपिंडी ले जाया गया, वह हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान मौत हो गई है। क्या अगर ये हाफिज सईद होता है तो ये इसीलिए न्यूज आउट नहीं की जा रही कि एक बड़ा बवाल भी हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हाफिज सईद अभी ट्रेंड कर रहा है तो माहौल कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है? देखिए, 2 चीजें हमें देखनी होंगी 2 पर्सपेक्टिव से। इंडिया के अंदर इसकी तलाश काफी वक्त से थी। पाकिस्तान को यह भी कहा गया कि आप मुंबई हमलों के बाद आप इसे हमारे हवाले कर दीजिएगा। इंडिया हमेशा दुश्मन तो इसको बताता रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ना तो लश्कर तैयबा जो जिसका ये फाउंडर था और जमातुद दावा जिसका ये चीफ था, इन दोनों ग्रुप्स को भी बहुत लोग पसंद नहीं करते। फिर उसके बाद 2022 में एक एविडेंस मिला कि हाफिज सईद और उनका ग्रुप बहुत सारे लोगों से, बाहर बैठे हुए लोगों से, बाहर बैठे हुए ऑर्गेनाइजेशन से, उन संगठन से इलीगली पैसा लेता है, ट्रांजैक्शंस करता है, और पाकिस्तान के खिलाफ भी वो पैसा इस्तेमाल होता है। यानी सीमा के इस तरफ नहीं, सीमा के अंदर भी, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ भी वो पैसा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ हुआ। और उसके बाद एक फैसला हुआ पाकिस्तानी कोर्ट से, हाफिज सईद जेल भी गया,
अदालतों के चक्कर काटे और उसके जो बैंक अकाउंट से उनको सीज कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि होती है, ये कोई छोटी खबर नहीं होगी। बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग, फॉलोअर्स, उनके संगठन को, उनकी तंजीम को, उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले वहां पर सीमा की उस तरफ मौजूद हैं। तो इसलिए खबर इतनी जल्दी अगर कंफर्म हो भी जाती है, आउट नहीं की जाएगी। दूसरी बात ये याद रखना होगा कि अगर इस तरह की कोई खबर होती है, यहां से ये सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पिछले 2.5 वर्षों के दौरान 41 के आसपास जो मिलिटेंट कमांडर्स थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल, बलूचिस्तान, नॉर्दर्न बेल्ट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची तक अननोन का टैग लगाकर अलग अलग जगहों पर मारे गए। और पाकिस्तान का आरोप रहा कि रॉ और इंडियन जो एजेंसीज हैं, बाकी तमाम लोग ये सारे काम करवा रहे हैं। इस तरह के हालात भी पैदा होते रहे, तो इतना आसान होगा नहीं। अबू कताल का बड़ी बात जी ये भी निकल रही है इस पूरे हमले के बाद, क्योंकि अबू के साथ साथ वहां पर हाफिज सईद भी माना जा रहा है, हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। क्या मुख्य निशाना हाफिज सईद ही हो सकता था? इस हमले के बाद तो इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, अगर वो गाड़ी में मौजूद था, जो 4 से 5 ऑफिशियल फेसबुक और एक्स के हैंडल से कंफर्मेशन हुई, अगर वो गाड़ी के अंदर था उन बयानों और उन खबरों या उन सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, तो इसका मतलब वो टारगेट पे था, क्योंकि बहुत करीब से फायर हुआ है। फिर जो 2 डेड बॉडीज की तस्वीरें अभी आई हैं, जो मैंने कहा कि कद काठी और जो फिजिक उनकी है, वो बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रही है कि वो हाफिज सईद, क्योंकि हाफिज सईद जो है वो थोड़ा हेल्दी दिखता है। जिस साहब की तस्वीरें और वीडियोज हमने या अलग अलग जगहों पर उसको घूमते हुए हमने देखा है, जो पुरानी और नई सब तस्वीरें, और 2 साल पहले का जो इंटरव्यू बीबीसी के साथ एक उसका आया था, तो उससे पता चलता है कि हाफिज सईद उन 2 के मुकाबले थोड़ा हेल्दी है, तो वो लगता नहीं। लेकिन अगर करीब से इतनी गोली चलाई गई है कुछ लोगों को, ये जो 2 मारे गए हैं, सर पे गोली लगी है, छाती पे, पेट में गोली लगी है, पांव पे गोलियां मारी गई, दैट मींस करीब से टारगेट किया गया। और जब टारगेट हुए हैं तो आसपास शायद कोई ना हो। लेकिन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मैंने कहा, ये वो एरिया है जो 1957 में पाकिस्तानी आर्मी ने एस्टेब्लिश किया। कैंटोनमेंट बोर्ड है, हेडक्वार्टर है, मंगला आर्मी इसको कहा जाता है, बड़ा कैंटोनमेंट है। वहां से मीटिंग के बाद अगर निकलता उसी एरिया में अगर अटैक हो जाता, तो फिर ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वहां की एस्टेब्लिशमेंट है, उस पर भी एक बड़ा सवाल कि एक इतने सेफ एरिया जिसको आप करार दे रहे हैं, जहां पर आपके आर्मी के जनरल्स, इंटेलिजेंस इदारों के चीफ या फिर इसके अलावा आईएसआई के लोग घूमते हैं, उस एरिया के अंदर हाफिज सईद जैसे व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। तो मुख्य तौर पर शुरुआती दौर में तस्वीर से और पोस्ट से और खबरों से लग रहा है कि शायद हाफिज सईद टारगेट हो सकता है। अगर ये सच होता है, क्योंकि एनआईए की लिस्ट में जो हाफिज सईद है वो नंबर 1 पर था, और अगर ऐसा होता है, क्या लगता है कितना बड़ा ग्रीन सिग्नल एनआईए के लिए भी रहने वाला है अगर ये खबर सच्ची होती है तो? देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात है कि बहुत सारे हमले जो जम्मू कश्मीर में हुए, पठानकोट के अंदर हुआ, उससे पहले बाकी जगहों पर होते रहे। मुंबई अटैक्स के बाद जो कुछ हुआ, हाफिज सईद का नाम सुर्खियों में आया। लेकिन एक चार्जशीट की एक कॉपी जो मेरे हाथ में है, इससे पता चलता है जो सबसे ज्यादा और डायरेक्टली लिंक किया गया है 1 और 2 जनवरी 2023 को ढांगरी सीमा प्रांत राजौरी के अंदर एक अटैक हुआ, जिसमें 7 लोग मारे गए। 7 के 7 लोग हिंदू कम्युनिटी से थे, काफी ज्यादा। उसके बाद एनआईए की जांच, सीबीआई की जांच, मुख्यमंत्री का, उस वक्त के गवर्नर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का उस एरिया के अंदर जाना, और उसके बाद डीजीपी, तमाम लोगों ने, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। फिर ऑपरेशंस भी राजौरी और आसपास के इलाकों में होती। ये जो चार्जशीट जिस तरफ रेफर कर रही है, इसमें 2 लोगों के नाम, अबू कताल जो भतीजा प्लस राइट हैंड बताया जाता है कि हर तरह का राज हाफिज सईद का जानने वाला अबू कताल था, जिसके मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। एक वो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर में होने वाले हमलों के साथ एनआईए इसको लिंक कर रहा है। फिर इसी में आप साजिद जट का नाम देखेंगे, जिसको मारे जाने की खबरें बहुत पहले आई, फिर बाद में कहा गया कि खबरें गलत हैं। लेकिन जिन 4-5 लोगों का, एक अबू कताल, इसके अलावा कहा गया सैफुल्ला नाम का एक व्यक्ति, एक और मोहम्मद कासिम बताया जाता है, निसार अहमद, हाजी निसार, मुश्ताक हुसैन उर्फ चाचा, ये तमाम लोग वो बताए जाते हैं जो कहा जाता है कि ऐसे हैंडलर्स हैं जो हाफिज सईद के ग्रुप के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी जो एजेंसियां यहां पर लिख कर देती रही हैं, दैट मींस वो इसी ग्रुप के साथ कंसर्न थे, जिसका मतलब यह है कि डायरेक्टली अगर इस तरह की कोई खबर आती है तो शायद वो अपने आप में राहत माने। लेकिन जैसा मैंने कहा, आधिकारिक पुष्टि है, सिर्फ सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी अभी। बिल्कुल, इसका इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, हमारे से जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आसिफ ने साझा की है, शेयर की है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आखिर क्या पूरा मामला है, क्या वाकई में उसकी हत्या भी हुई है या नहीं, या फिर इससे वो बच पाए हैं। फिलहाल इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों जो किन्हीं कारणों से छूट जाते हैं, उनसे जोड़ने का एक प्रयास करता है, तो उस महत्वपूर्ण स्तंभ का नाम है मीडिया।
दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आधुनिक लोकतंत्र पनपा है, आगे बढ़ा है, मीडिया की भूमिका समय के अनुरूप अलग अलग रूपों में देखने को मिल रही है, लेकिन उसके महत्व को लोकतंत्र के प्रति आग्रही कोई भी समाज कभी कम तर करके नहीं आंक सकता। उसकी प्रासंगिकता लोकतंत्र के प्रति जब लोगों के मन में भाव आया होगा तब से ही किसी न किसी रूप में रही है, और आज के वर्तमान के कालखंड में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि मीडिया के बगैर लोकतंत्र की कल्पना हो। लोकतंत्र की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह ही खड़ा करेगा अगर मीडिया को अप्रासंगिक कर दिया जाए। और गोरखपुर ये केवल एक महानगर नहीं है, गोरखपुर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक केंद्र बिंदु है, जो इस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 25 लाख या 50 लाख लोगों का अपने एक मार्केट के रूप में, एक बाजार के रूप में, एक महानगर के रूप में नहीं, बल्कि यहां पे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए और साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु गोरखपुर है। और इस महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु में प्रेस क्लब में कैसे कार्यकारिणी होनी चाहिए, प्रेस क्लब सामाजिक सरोकारों से उसका क्या संबंध होना चाहिए, इन सभी मुद्दों को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब तय करता है। क्योंकि यहां पे जो कुछ आप करेंगे स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव जनपद पर, अगल बगल के जनपदों पर और अन्य संस्थाओं पर पड़ेगा। इसलिए एक जवाबदेह कार्यकारिणी बने, और जवाबदेह कार्यकारिणी जन सरोकारों के साथ जुड़ करके अन्य संस्थाओं को भी उसके साथ जोड़ने के लिए संवेदनशील बना सके, उसके प्रति समर्पित कर सके। इसमें इस नई कार्यकारिणी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होगी। बहनों और भाइयों, याद करिए मीडिया की भूमिका देश की स्वाधीनता आंदोलन में ऐसे इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने मीडिया से ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनमें सबसे पहला नाम आता है। उन्होंने उस समय जो पत्रकारिता की थी, जिस प्रकार का लेखन किया था, जिस प्रकार के समाचार पत्रों को उन्होंने उस समय प्रोत्साहित किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोकमान्य तिलक जिन्होंने जन चेतना को जागरूक करने में उस समय एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, और जन चेतना को जागरूक करने के लिए लोक परंपराओं का क्या महत्व हो सकता है, उस समय गणपति महोत्सव के माध्यम से उन्होंने उसको एक नई ऊंचाई तक आगे बढ़ाने का काम किया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, वे स्वयं भी एक पत्रकार थे और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में, जिन्हें हम आज भी स्मरण करते हैं उनकी लेखनी के लिए, बड़े संकर विद्यार्थी। कानपुर से उन्होंने अपनी लेखनी को, जिन धारदार लेखनी के माध्यम से उस समय के जज्बे को उन्होंने झकझोरा था,
आज भी वह हम सबके लिए स्मरणीय बना हुआ है। याद करिए, जब इस देश के लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, तब बहुत सारे समाचार समूह ऐसे थे, मीडिया ऐसे थे, जिन्होंने उस समय अपनी लेखनी के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो बिल्कुल आपने सुना कि यहाँ पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो रहा था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सभी को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर अयोध्या को लेकर बात होगी और आपको बता दें आज होगी राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक। मणिराम दास छावनी में की जाएगी ये बैठक। हर 3 महीने में ट्रस्ट की नियमित बैठक होती है और आज उसी बैठक का आयोजन। बिल्कुल, ये रेगुलर बैठक होती है 3 महीने के बाद नियमित तौर पर और बैठक से पहले सभी पदाधिकारी अयोध्या पहुंचेंगे। महंत नृत्य गोपाल दास के आवास पर ये बैठक का आयोजन किया गया है। रामलला के जन्मोत्सव पर सूर्य किरण तिलक पर चर्चा भी होनी है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या में जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसकी बैठक होनी है। राम मंदिर जो बनाया गया था, दोबारा से उसे स्थापित किया गया था। राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी क्योंकि बड़े सालों से राम मंदिर की मूर्ति जो है वो बाहर टेंट में रही थी, जिसके बाद इस सरकार ने इस बेड़े को उठाया और कुछ साल लगाकर इस मंदिर को भव्य तरीके से बनाया, जिसकी गूंज देश के साथ साथ पूरी दुनिया में देखने को मिली, जिसे एक बड़े कदम के तौर पर माना जा रहा है क्योंकि श्री राम से भारतवासियों की, देशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है। उसी आस्था का जो प्रतीक है उसको आगे बढ़ाने का काम ट्रस्ट भी कर रहा है। रजा अब्बास हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रजा, क्या पूरी जानकारी है इस बैठक को लेकर और इस बैठक में किन किन चीजों पर चर्चा की जाएगी? अब्बास। चलिए, फिलहाल फोन कट चुका है और दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन रूपाली ये बड़ी बात है कि राम मंदिर बनने के बाद अब नियमित तौर पर ट्रस्ट द्वारा बैठकें की जाती हैं और फैसले लिए जाते हैं। अहम है काफी क्योंकि यहाँ पर जब से राम मंदिर बना है शीतल, देखने वाली बात यह है कि ट्रस्ट अपना काम कर रहा है, बैठकें आयोजित की जाती है और आपको बता दें कि 5 साल में अभी तक अयोध्या की अगर बात की जाए तो राम मंदिर ने 400 करोड़ रुपए टैक्स भी दिया है। रजा अब्बास एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा, बताइएगा, बैठक रेगुलर जो है हर 3 महीने बाद की जाती है और इस बार काफी चीजों को लेकर चर्चा होने वाली है, जैसे कि रामलला के तिलक को लेकर और साथ ही साथ महाकुंभ के दौरान जो लोग वहां पर पहुंचे और जो वहां पर ट्रस्ट के द्वारा टैक्स दिया गया, ये सभी मुद्दे रहने वाले। जाहिर सी बात है, ये हिसाब किताब की भी मीटिंग है, कितना जो है फंड आया है, कितना लागत लगी है और कितना और जुटाना है। सबसे अहम चीज ये है कि कर्मचारियों की व्यवस्थाएं बढ़ाने की बात रखी गई है, रख रखाव को किस तरह से आगे स्वरूप दिया जाए और उसमें बहुत से नए गेट बनने की भी बात है क्योंकि इसमें जो मीटिंग होती है, बजट पास होता है कि कम से कम 6 महीने तक कितनी कार्य प्रणाली के लिए पैसा चाहिए उसको फॉरवर्ड किया जाता है और इस तरह की चीजें जो है वो रेगुलर किया करते हैं क्योंकि मीटिंग में ही एजेंडा तय होता है। एजेंडा सबसे अहम ये है कि कितना राम मंदिर को भव्य बनाया जाए और कितना यहाँ श्रद्धालु और आए, उनकी व्यवस्थाएं कितनी जो है अच्छी तरीके से हो सके, ताकि अगर उनकी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी तो श्रद्धालुओं की भीड़ भी ज्यादा होगी। और क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जब से राम मंदिर बना है, वहां पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से ट्रस्ट द्वारा ये कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा इसका दायरा जो है वो बढ़ाया जाए ताकि दूर दूर से लोग श्रद्धालु पहुंचे, वहां पर भक्तजन पहुंचे, साथ साथ पर्यटकों का सिलसिला भी बढ़ेगा और इससे जो आसपास की अर्थव्यवस्था है, जो रोजगार के अवसर हैं, वो भी खुलेंगे। देखिए, चंपत राय से हमारी कल बात हो रही थी, वो ये बता रहे थे कि ये मीटिंग जो है एक रेगुलर बेस पे होती रहती है। इसमें हम अपने एजेंडे तय करते हैं। एजेंडे सबसे अहम चीज है कि आसपास जो जमीनें अधिकृत की गई हैं राम ट्रस्ट के लिए, उनको किस तरह से व्यवस्थाओं के रूप में लाया जाए, क्या वहाँ बनाया जाए, क्योंकि बहुत सी चीजें श्रद्धालुओं के लिए रुकने की व्यवस्था के लिए धर्मशाला बनाने की बात जो है वो राम ट्रस्ट अब की बार एजेंडा रखेगा, जो अहम है क्योंकि हर वर्ग बड़े होटल में नहीं रुक सकता। हर तरह की मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जो फैमिलीज हैं उनकी किस तरह से व्यवस्थाएं, क्योंकि वो भी श्रद्धालु आते हैं, उनकी भी आस्था है प्रभु राम में,
तो जाहिर सी बात है कि जब कोई प्रभु राम, भगवान राम के दर्शन करने आता है तो किसी भी तरीके से अमीर हो, गरीब हो, उसको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अमीर जो होता है वो तो बड़े बड़े लग्जरी होटल में रह सकता है, मगर गरीब किस तरह से उसकी व्यवस्थाएं करनी है, खाने का इंतजाम क्या होना है, किस तरह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा, ये जानकारी के लिए। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होगी और ये तय होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ बढ़ाया जा सकता है, कैसे राम मंदिर के आसपास विकास किया जा सकता है, और खास तौर पर जो दूर दूर से आने वाले लोग हैं उनके बैठने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या हो सकती है। फिलहाल हरियाणा को लेकर एक बड़ी खबर, हरियाणा सरकार कल करेगी बजट पेश। बजट का थीम महिलाओं को बिग गिफ्ट देना है। बिल्कुल, महिलाओं को लेकर आपको बता दें, सरकार 2100 रुपए हरियाणा में देने जा रही है। सस्ते सिलेंडर का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण चीजें जो एक गृहिणी, एक महिला उम्मीद करती है, वो इस बजट में महिलाओं के लिए पेश किया जाएगा। हरियाणा सरकार का ये बजट काफी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है और नायब सैनी सरकार लगातार बजट को बनाने के लिए पहले से ही तैयार नजर आ रही थी और अलग अलग लोगों से मुलाकातें भी की हैं। हर पक्ष से, हर वर्ग से मुलाकात करने की कोशिश की है, उनसे बात करने की कोशिश की है और प्रखरता इसमें भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो चुनाव से पहले उन्होंने रखा था, उस संकल्प पत्र में जो बड़े बड़े वादे जनता से किए थे और उसी आधार पर बीजेपी ने हरियाणा के अंदर पूर्ण रूप से सरकार बनाई थी। देखिए, हरियाणा सरकार का बजट कल 17 मार्च को सरकार बजट पेश करने जा रही है। इसी के साथ पहली बार सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करने वाले हैं। महिलाओं को बिग गिफ्ट थीम पर यह हरियाणा का बजट पेश किया जा सकता है। बजट करीब 2 लाख करोड़ का हो सकता है। महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का अपना चुनावी वादा भी सरकार पूरा कर सकती है। 500 रुपए में सस्ते सिलेंडर देने का दायरा भी बढ़ सकता है और अभी 13 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। 2 लाख सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा कर सकती है हरियाणा सरकार। हर साल औसतन 40,000 युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान भी सरकार द्वारा किया जा सकता है। सरकार उद्यमी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देगी। लखपति दीदी के लिए भी बजट में प्रावधान रखने की पूरी यहां पर कोशिश है। महिलाओं को सशक्त करने का एक अहम प्रयास हरियाणा सरकार की तरफ से बजट के जरिए किया जा सकता है। हरियाणा को 5 साल में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का टारगेट जो है वो रखा गया है। हरियाणा में अब तक 3 लाख लखपति दीदी बनाने का टारगेट पूरा कर चुके हैं और अभी कुछ लखपति दीदियां बनाना बाकी हैं। उसके लिए बजट अहम माना जा रहा है। 2 लाख लखपति दीदी अभी और बनानी है। तो कुल मिलाकर 5 लाख लखपति दीदी को सशक्त करना है, आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करना है ताकि वो अपना खर्चा चला सकें। और इस क्षेत्र में केंद्र सरकार पिछले कुछ सालों में काम कर रही है, कार्य कर रही है और न सिर्फ हरियाणा बल्कि बाकी राज्यों में भी लखपति दीदियों को सशक्त करने का काम किया गया। पिछला बजट जानिए जरा। बिल्कुल, आपको बता दें, पिछले बजट में वर्ष 2022-23 में राशि 1.77 लाख करोड़ रुपए रखी गई थी। ये पिछला बजट है 2022 और 2023 वित्त वर्ष का। इससे पहले 2023 और 24 में बजट 1.83 लाख करोड़ रुपए का था और ये अब बढ़ सकता है। साल 2024 और 25 में 1,89,877 करोड़ का बजट पेश किया गया था। 2024 और 25 जो वित्त वर्ष था उसका आंकड़ा भी आपके सामने है और इस बार का बजट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जाहिर सी बात है, हर साल बजट के आकार को बढ़ाया जाता है। बजट को बढ़ाया जाता है क्योंकि जैसे जैसे आगे ये जीवन चल रहा है वैसे वैसे हर सर्कल में हर चीज आगे बढ़ती जाती है और उसी को लेकर बजट भी तैयार किया जाता है। पूरे साल कैसा रहेगा, पूरे साल में कैसे काम करने। संदीप गोयल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पर जुड़ रहे हैं, वो पूरी जानकारी देंगे कि आखिर कैसे इस बजट को तैयार किया गया है और कल किस किस तरह की सौगातें हरियाणा वासियों को मिलने वाली हैं। संदीप, हरियाणा का बजट काफी अहम और कुछ मायनों में और भी अहम हो जाता है। नंबर 1 किसान, नंबर 2 युवा का रोजगार,
क्योंकि हरियाणा पिछले कुछ वर्षों में सुर्खियों में रहा है कि भाई वहां पर रोजगार नहीं मिल रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। देखिए बिल्कुल, कल जो है हरियाणा का बजट जो है मुख्यमंत्री जारी करेंगे, उसको लेकर पहले से ही मुख्यमंत्री की ओर से जो तैयारी थी, जो बैठकें थी, वो पूरी कर ली गई थी और ऐसे में वित्त मंत्रालय का जो जिम्मेदारी है वो खुद मुख्यमंत्री के पास है। तो कल जो बजट पेश होगा उसमें ज्यादातर जो संभावनाएं जो बताई जा रही हैं उसमें महिलाओं को सशक्त करने और उनको जिस तरह से वादा जो चुनावों में बीजेपी की ओर से किया गया था महिलाओं को 2100 रुपए देने का, उन तमाम चीजों का भी घोषणा जो है हो सकती है। और इस बार जो बजट होगा हरियाणा का वो जो है बढ़ाने का काम सरकार कर रही है और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सशक्त किया जा सके, इसके लिए लखपति दीदी योजना के तहत बजट को बढ़ाया जा सकता है। वहीं युवाओं को 5 साल के अंदर सैनी सरकार जो है 2 लाख नौकरियां देने की जो है घोषणा कर सकती है। उसके साथ ही 40,000 जो रोजगार है, सरकारी रोजगार जो सरकार देगी उसमें 40,000 हर साल सरकार देने का जो है घोषणा कर सकती है। यानी कि एक बजट अच्छा हरियाणा सरकार का कह सकते हैं कि इस बार देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी कल विधानसभा में मौजूद होंगे और उसके बाद घोषणाएं जो होंगी या बजट जो पेश होगा उसके बाद क्या क्या चीजें निकलकर जो है उस पिटारे से निकलकर सामने आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जरूर है कि इस बार ये माना जा रहा है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार का बजट हो सकता है। हाँ, यहाँ पर संदीप एक सवाल ये है कि जिस तरीके से हम सीएम नायब सिंह सैनी को लेकर अगर बात की जाए, अपने मैनिफेस्टो को लेकर हमेशा वो खरे उतरते नजर आए हैं, अपने वादे पूरे करेंगे उस बात को भी कहते हुए नजर आए हैं और कल वो वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगे और यहाँ पर बिग गिफ्ट जो है पहले ही उसको टाइटल दे दिया गया है। क्या लगता है इससे उनकी जो छवि ऑलरेडी कंटिन्यूटी में भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी है हरियाणा में, तो लोगों की जो सेटिस्फेक्शन है और जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर कितना खरे उतरते नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल, नायब सिंह सैनी के जो वादे चुनावों में रहे और उनको धरातल पर उतारने का काम पिछले दिनों से लगातार जारी है और देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो इंतजार था वो महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने की जो वादे जो सरकार से पहले किए गए थे उनको पूरा करने की बात हो सकती है। तो वहीं जो 500 रुपए सिलेंडर देने की बात जो महिलाओं को कही गई थी और उसमें जो महिलाओं को अब तक जो मिल रहा था उसके दायरा बढ़ाने, यानी कि कहें कि अब तक जितने परिवारों को इसको लाभ मिल रहा था उन परिवारों की संख्या बढ़ सकती है। और ऐसे में केंद्र सरकार में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी और अब छोटी सरकार जिसको कहा जा रहा है नगर निगम में, उसमें भी बीजेपी है और लोगों की आशाएं उम्मीदें जो है सरकार से बढ़ी हुई हैं और उन उम्मीदों पर कैसे सरकार खरी उतरे, कैसे उन चीजों को धरातल पर लाने का काम सरकार करे, इसी पहल पर आगे बढ़ने का काम नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या क्या चीजें जो है पिटारे से निकल कर आएंगी और कितने का बजट जो है इस बार होगा अलग अलग चीजों को लेकर। हालांकि किसानों का भी मुद्दा है, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, बहुत मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप। इंतजार करना होगा कल के दिन का जब नायब सिंह सैनी विधानसभा के अंदर वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगे और बजट जब पेश होगा तो किस तरह से परतें खुलेंगी और किस किस को राहत मिलेगी टैक्सेशन में, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, पहलवानों को। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हरियाणा में टॉप प्रायोरिटी में सरकार की तरफ से रखे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे। ये बड़ी जानकारी यूपी से, जहां पर बीजेपी आज जिलाध्यक्षों की घोषणा करेगी। बिल्कुल आपको बता दें आज 1 बजे जिला अध्यक्षों की घोषणा होगी और 60 साल से अधिक उम्र के नहीं होंगे जिला अध्यक्ष, इसमें डिसाइड किया गया है। एससी और महिला वर्ग की भागीदारी जो है वो बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी आज जिला अध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। तो सभी जिलों के अध्यक्ष जो है वो बनाए जाएंगे और 1 बजे इसको लेकर ये अहम घोषणा जो है वो यूपी सरकार करती हुई नजर आएगी। के जो लोग हैं उन्हें इसमें जगह नहीं मिल सकती है। बीजेपी आज अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा करेगी उत्तर प्रदेश में और जिला स्तर पर मजबूत करने का काम बीजेपी द्वारा भारतीय जनता पार्टी को किया जा रहा है। और इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जातीय समीकरण को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी के सामने अखिलेश यादव की जो चुनौती रहती है वो यही चुनौती रहती है क्योंकि वो जातीय का कार्ड खेलते हैं और कई बार उन्होंने एमवाई मुस्लिम यादव का कार्ड खेला। उसके बाद उन्होंने पिछड़ा दलित का को लेकर भी एक कार्ड खेला, पीडीए को लेकर लोकसभा में, और बहुत बड़ी सफलता अखिलेश यादव को मिली। 37 सांसद अखिलेश यादव ने जीते, ये बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उस घाव को मिटाने के लिए, उससे उभरने के लिए भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी और उसके लिए तैयारियां आज से ही शुरू हो रही हैं।
न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।